दोस्तों, हरीश राणा जो 2013 में एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, आज एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में हैं। रिकवरी की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं और वो सिर्फ जिंदा लाश बन के रह रहे हैं। अब इस नर्क भरी जिंदगी से उनको छुटकारा दिलाने के दो तरीके हैं। पहला, एक्टिव यूथेनेसिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें डॉक्टर जानबूझकर पेशेंट को दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए मेडिसिन या इंजेक्शन देते हैं। और दूसरा है पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब्स को जानबूझकर हटा दिया जाता है ताकि पेशेंट अपनी नेचुरल डेथ का सामना कर सके। ये तब होता है जब पेशेंट की रिकवरी की संभावनाएं खत्म हो चुकी होती हैं और इनका जीवन सिर्फ मेडिकल मशीन्स पर डिपेंड होता है। हरीश राणा की भी ठीक होने की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं और इसीलिए उनके पेरेंट्स ने 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट और 2023 में सुप्रीम कोर्ट से पैसिव यूथेनेसिया की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेडिकल इवोल्यूशन से उनकी कंडीशन इरिवर्सिबल नहीं पाई गई और रिकवरी की संभावनाएं भी थी। ये केस पैसिव यूथेनेसिया के एथिक्स और लीगैलिटी को फिर से उठा रहा है। इसे समझने के लिए आइए 2011 के लैंडमार्क अरुणा शानबाग केस को देखते हैं। अरुणा रामचंद्र शानबाग, जो मुंबई के केम हॉस्पिटल में एक नर्स हुआ करती थी, 1973 में एक वार्ड अटेंडेंट ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, जिससे उनको काफ़ी चोट आई और उनके ब्रेन में भी इंजरी आई और वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। और फिर 36 साल बाद 2009 में एक जर्नलिस्ट पिंकी वीरानी ने पिटीशन फाइल की कि शानबाग की लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाए और उनको इस दर्द भरी जिंदगी से आज़ाद किया जाए, लेकिन कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ नहीं किया। कोर्ट ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ से पैसिव यूथेनेसिया की लीगैलिटी को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया। अरुणा शानबाग केस के बाद कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और डेवलपमेंट आए हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 21 पैसिव यूथेनेसिया को राइट टू डाई विद डिग्निटी के रूप में आर्टिकल 21 के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है। आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट है, कहता है कि हर इंसान को इज्जत के साथ जीने का अधिकार है और अब इसमें डेथ यानी मृत्यु के अधिकार को भी इंक्लूड किया गया है। दूसरा है एडवांस डायरेक्टिव्स। पेशेंट के पास एक एडवांस डायरेक्टिव या लिविंग विल होना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट पेशेंट के फ्यूचर मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में उनकी विशेष को स्पेसिफाई करता है। इसे 2 विटनेसेस और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने साइन करना पड़ता है, तभी ये वैलिड माना जाता है। साथ ही पैसिव यूथेनेसिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फिजिशियन, एक मेडिकल बोर्ड और एक एक्सटर्नल मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल जरूरी है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया के लिए गाइडलाइन सेट की थी, जो कि 2023 में मॉडिफाई की गई। मॉडिफिकेशन में डिसीजन मेकिंग टाइमलाइंस और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इन्वॉल्वमेंट को कम किया गया ताकि प्रोसेस को आसान किया जा सके। पैसिव यूथेनेसिया एक ऐसा कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू है जो मेडिकल एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर करता है। इसमें पेशेंट की रिकवरी की संभावनाएं खत्म हो चुकी होती हैं और ये फैमिली पे सिर्फ बोझ बन के रह जाते हैं, जिसमें इनके ट्रीटमेंट के लिए फैमिली को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लग जाता है इनके इलाज में। ऐसे में अब आप पैसिव यूथेनेसिया को लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये तरीका सही है लोगों को उनकी दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए? अपने विचार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।